हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडेज लेक्चर इज इन continuation of the last lecture, that is national income and its related aggregates, which we discussed in the last video. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था नेशनल इनकम को और उसके एग्रीगेट्स, और हमने एक्सप्रेस करा नेशनल इनकम को तीन टर्म्स में, तीन वेज में एक्सप्रेस करा। पहला जो वे था दैट इज़ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। ठीक है, फैक्टर इनकम जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस वेजेस, ठीक है, जो अर्न किए जाते हैं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा, उनका सम टोटल होता है नेशनल इनकम। ठीक है, और उसको फैक्टर कास्ट पे ही हमेशा मापा जाता है। दूसरा वे हमने जो एक्सप्रेस करा था नेशनल इनकम का, वो था मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। एक साल में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस की जाती है फाइनल गुड्स की, उसी को नेशनल इनकम कहते हैं, और इसको हमेशा मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। और तीसरा एक्सप्रेशन हमने नेशनल इनकम का डिस्कस करा, दैट इज़ नेशनल इनकम इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसमें चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, वो भी नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करने का एक वे है। तो चलिए लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा था उसको नटशेल में देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें डोमेस्टिक का कंसेप्ट। ठीक है, डोमेस्टिक का कंसेप्ट यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं एक साल में नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा, उसको डोमेस्टिक कहा जाता है, डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। और वो विद इन दी कंट्री होनी चाहिए, और उसमें ये मैटर नहीं करता है कि उन गुड्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, बट विद इन इंडिया, इंडियन टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस होनी चाहिए, उसको डोमेस्टिक कहते हैं। देन दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था नेशनल का कंसेप्ट। ठीक है, नेशनल में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है वो मैटर नहीं करता है कि कहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, चाहे वो इंडिया में जनरेट हो रही है, डोमेस्टिक में जनरेट हो रही है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जनरेट हो रही है। ठीक है, किसके द्वारा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उसमें रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ही होने चाहिए। देन हमने कंसेप्ट्स पढ़े ग्रॉस एंड नेट के। ठीक है, ग्रॉस और नेट के कंसेप्ट हमने पढ़े। ग्रॉस कब होता है, जब इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस किया जाता है। ठीक है, किसी भी इनकम एग्रीगेट में अगर डेप्रिसिएशन को प्लस करें तो वो ग्रॉस बन जाता है। लेकिन अगर उसी एग्रीगेट में आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो तब वो नेट का कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे एनडीपी। ठीक है, एनडीपी में, जीडीपी में आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो वो एनडीपी बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रॉस से नेट हो जाएगा। ग्रॉस से नेट कन्वर्ट होगा, कब होगा, जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। देन नेक्स्ट कंसेप्ट हमने डिस्कस करा, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर इसको आप डोमेस्टिक में ऐड कर देते हो, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका नेशनल का कंसेप्ट बन जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जीडीपी है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर देते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पे जो आपका डी है बीच में, डी जीडीपी, ठीक है, डी से यहाँ पे आपका बन जाता है नेशनल, जीएनपी कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से बाकी कंसेप्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि आपका जो जीडीपी है या फिर कोई भी कंसेप्ट है उसको फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है, जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कहाँ से, एमपी से, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस कंसेप्ट को भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें मान लीजिए आप जीडीपी निकालोगे। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप करोगे जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एज इट इज़ रहेगा लेकिन एमपी रहेगा, और इसमें आप क्या करोगे, माइनस
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करोगे, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके आपके पास जीडीपी एट एफसी निकल जाएगा, या फिर कोई भी कंसेप्ट आप निकाल सकते हो एनआईटी को माइनस करने से, ठीक है। अब ये एनआईटी क्या चीज़ होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ होता है, इसी को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। या फिर आप सीधा आप जीएनपी में या किसी भी जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, वो एफसी कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, जीएनपी या एनएनपी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये मार्केट प्राइस पे रहेगा और इसमें से आपको माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो आज हम इसके कुछ आगे और भी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये इनकम का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप 2-4 बार देखेंगे लेक्चर को तो देन आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। लास्ट में हमने 8 कंसेप्ट्स डिस्कस करे थे, तो आज हम बात करेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की, ठीक है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ये इनकम होता है ऑल सोर्सेज से जो अर्न किया जाता है, ठीक है, या तो अर्न किया जाता है या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स के तौर पे होता है, जो आपको मिलती हैं अब्रॉड से, जो अवेलेबल होता है रेजिडेंट्स के पास किसी भी कंट्री के लिए, किस लिए, फॉर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग पर्पस के लिए। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये होता है किसके बराबर, नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि बात करें जो नेशनल डिस्पोजेबल, जो आपके डिस्पोजल के लिए होता है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले नेशनल इनकम होता है, उसमें आप प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। देन प्लस करोगे आप नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स फॉरेन में काम कर रहे हैं और वहाँ से वो कोई ट्रांसफ़र करते हैं आपके लिए मनी, ठीक है, तो उसी को करंट ट्रांसफ़र कहा जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आ जाता है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। तो चलिए ग्रॉस को देखते हैं, ग्रॉस क्या चीज़ होती है। इसमें इंक्लूड होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या चीज़ होती है, ये कुछ नहीं होता है, बस वही होता है जो आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा, ठीक है, उसी टाइप का होता है। ये एक्चुअली एक्सपेंडिचर होता है जो इनकर किया जाता है नेशन द्वारा, ठीक है, किस पे, जो वर्न आउट एसेट्स होते हैं आपकी जो पूंजी, ठीक है, जो पुरानी हो जाती है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो खर्चा आता है एक साल में, उसी को करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सेम होता है जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की कंजम्पशन होती है, उसको करंट रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसको ऐड करा जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में, उस केस में ये ग्रॉस बन जाती है। और दूसरे केस में अगर देखा जाए तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें क्या होता है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आप सीधा माइनस कर दोगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, देन आपके पास आ जाएगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम सेम होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का, ठीक है, इसको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी कहा जाता है सिंपली। तो चलिए गाइज नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज़ फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। जो फैक्टर इनकम्स हैं, फैक्टर इनकम्स हमें पता ही है, ठीक है, जो प्रॉफिट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट के तौर पे हमें मिलते हैं, ठीक है, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्न किए जाते हैं, ठीक, वो कहाँ से मिलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट द्वारा, जो अक्रू होते हैं किसको, प्राइवेट सेक्टर को, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होता है, वो पार्ट होता है एनडीपी एट एफसी का जो अक्रू होता है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। इसमें
आपको पता ही है कि हर इकानमी में दो सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन हम यहाँ पे होली सोली बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को जो इनकम अक्रू होती है, ठीक है, अर्न होती है कहाँ से, एनडीपी एट एफसी से, उसकी हम बात करेंगे। इसमें दो चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, ठीक है, दो चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। पहला आ जाता है प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम ऑफ द डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है एंटरप्रेन्योरियल इनकम की, जो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस की इनकम को एक्सक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम है, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम नहीं आएगी। जैसे कि रेलवेज़ हैं, ठीक है, रेलवेज़ में किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। देन पोस्ट एंड टेलीग्राफ से जो भी इनकम जनरेट होती है वो प्राइवेट सेक्टर से एक्सक्लूड की जाती है, उसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं ओवरलैप किया जाता है। देन दूसरा है सेविंग ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट। जो सेविंग होती है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज कौन सी हो गई? जैसे कि आपकी एयर इंडिया हो गई, देन इंडियन एयरलाइंस हो गई, ठीक है। ये गवर्नमेंट के ही, क्या इनको गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, लेकिन इनके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया, इसीलिए इनको नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज कहा गया है। तो इन इनकम को भी प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम जो फैक्टर इनकम है फ्रॉम एनडीपी एट एफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके बराबर होती है? एनडीपी एट एफसी माइनस जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल इनकम की, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेज की, और माइनस करते हैं सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज की, ठीक है। प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरियल इनकम कौन सी होगी? जो रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स हो गए। और सेविंग जो कौन सी हो गई? नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया की इनकम। इनको माइनस करा जाता है किस में से? एनडीपी एट एफसी से। तब जाके हमारे पास नेशनल इनकम फैक्टर इनकम निकलती है, एनडीपी एट एफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकलती है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम है किस में से? आउट ऑफ एनडीपी एट एफसी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ प्राइवेट इनकम, ठीक है। प्राइवेट इनकम क्या होती है? ये फैक्टर इनकम होती है कहाँ से? फ्रॉम एनडीपी, जो अक्रूइंग होती है प्राइवेट सेक्टर को, जो हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। प्राइवेट इनकम में ये सारी चीज़ें प्लस होती हैं किस में? फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे, देन ऐड करोगे आप इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ठीक है। नेशनल डेट क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है और वो पब्लिक को देती है, ठीक है, और उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि 5 या 10 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसमें कुछ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है, या फिर ट्रेजरी बिल्स होते हैं उस पर भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट आपको पे करती है। तो वो क्या होता है? जो वहाँ से आपको इनकम मिलती है एज ए इंटरेस्ट, ठीक है, वो भी आपकी प्राइवेट इनकम में आ जाती है। देन करंट ट्रांसफर्स क्या होती है? गवर्नमेंट से करंट ट्रांसफर्स होती है, वन साइडेड पेमेंट होती है, जैसे कि आपका स्कॉलरशिप आ गया, ओल्ड एज पेंशन आ गई, विडो एड आ जाता है, ठीक है। यानी कि वन साइडेड पेमेंट होती है, इसके लिए बदले में कोई सर्विस नहीं मांगती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये एज ए वेलफेयर एक्टिविटी के तौर पे गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, वो भी आपकी प्राइवेट इनकम का ही पार्ट बन जाता है। देन इसमें आप प्लस करोगे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम आपको आ रहा है एज ए गिफ्ट आ रहा है, या फिर आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स फॉरेन में काम कर रहे हैं, वहाँ से वो पैसा कमा के आपके लिए भेजते हैं, वो भी आपका प्राइवेट इनकम का ही पार्ट है। तो इस तरह से ये आपकी प्राइवेट इनकम बन जाती है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज़ पर्सनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम क्या होती है? ये वो इनकम होती है जो एक्चुअली रिसीव की जाती है किसके द्वारा? इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड द्वारा, सिंगल इंडिविजुअल द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा और मेरे द्वारा, या कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई एक फैमिली हाउस होल्ड है, उनके द्वारा जो इनकम रिसीव की जाती है किसी भी सोर्स से, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है। किसके फॉर्म में? द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स और करंट
ट्रांसफर्स के फॉर्म में। फैक्टर इनकम्स तो हमें पता ही है, चाहे वो रेंट हो, वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, या उस फॉर्म में या फिर करंट ट्रांसफर्स के फॉर्म में, ठीक है, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो, ठीक है, जो वन साइडेड पेमेंट होता है, तो इसी को हम पर्सनल इनकम कहते हैं, जो हमारी पर्सनल इनकम बन जाती है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की। तो चलिए पर्सनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पर्सनल इनकम किसके बराबर होती है? प्राइवेट इनकम। इसमें से जो प्राइवेट इनकम है इसमें से माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि कॉरपोरेट सेविंग्स, ठीक है। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कॉरपोरेशंस है, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं या पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो एक कंपनी होती है, कुछ वो अपने पास सेविंग्स रखती है, ठीक है, जिनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं या फिर रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ताकि जो बिज़नेस है आगे भी रन हो सके, और उनको कुछ पैसे वो सैलरी के तौर पे या कमीशन के तौर पे देते हैं, लेकिन कुछ पार्ट अपने पास रख लेते हैं। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है या कॉर्पोरेट सेविंग होती है उसको भी माइनस करा जाता है प्राइवेट इनकम में से, एंड देन फिर माइनस किया जाता है कॉरपोरेशन टैक्स, जो पूरे कॉरपोरेशन पे एज अ होल टैक्स लगता है उसको भी माइनस करा जाता है, तो वही आपकी पर्सनल इनकम बन जाती है। ये सब चीज़ें डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास फाइनली बच जाता है उसी को पर्सनल इनकम कहते हैं। पर्सनल मतलब जो आपकी खुद की इनकम है, ठीक है, टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद, कॉरपोरेट सेविंग को डिडक्ट करने के बाद, देन कॉरपोरेशन टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद, वट एवर यू हैव लेफ्ट विद, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम। होप आपको समझ आ गया होगी पर्सनल इनकम क्या चीज़ होती है। देन हम बात करेंगे आज का फाइनल कंसेप्ट, दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसमें अब डिस्पोजेबल लग जाता है, ठीक है। ये क्या होती है? वो इनकम होती है जो इंडिविजुअल के पास या फिर किसी भी हाउस होल्ड के पास रह जाती है, किसके बाद? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो भी इनकम आपके पास बच जाती है उसी को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि टैक्सेस आपने पे करे, सारे कर दिए हैं, अब आप अपने इनकम को अपने लेवल पे जहाँ पे मर्ज़ी आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने टैक्सेस पे करे हैं और इनकम की रेट भी नहीं पड़ेगी। जो भी इनकम है वो आपकी अपनी इनकम है, आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकते हैं, उसी को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। लेकिन पर्सनल जो इनकम है उसमें टैक्सेस भी इंक्लूडेड थी, वो इनकम थी आपकी टैक्स पे करने से पहले, लेकिन टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बच जाती है उसी को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है, ठीक है। ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपकी इनकम पे भी लगाई जाती है, और या फिर आपकी प्रॉपर्टी वेल्थ पे, हाउस पे, ठीक है। तो वही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, उसको डिडक्ट करने के बाद, टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद ही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रह जाती है। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करा है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके इक्वल होती है? पर्सनल इनकम, ठीक है। सबसे पहले आपने पर्सनल इनकम लेना है, देन उसमें से आपने डायरेक्ट पर्सनल टैक्स को, ठीक है, यानी कि आपकी इनकम पे या हाउस पे या प्रॉपर्टी वेल्थ पे जो भी टैक्स लगता है उसको डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, जो बच जाती है उसी को पर्सनल इनकम कहते हैं। देन फिर माइनस करा जाता है मिसलेनियस जो रिसिप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की, या फिर मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पे किए जाते हैं हाउस होल्ड द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, ठीक है। मिसलेनियस फीस या फाइन्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि आपने कोई ट्रैफिक रूल को वायलेट करा है, ठीक है, वहाँ पे आप चालान कटवा देते हैं, वो भी क्या है? एक किस्म की आपकी फ़ी है या फिर आपके ऊपर पेनल्टी है, वो टैक्स नहीं है बल्कि एक किस्म का फ़ाइन है, वो भी आपकी इनकम में से, पर्सनल इनकम में से डिडक्ट होता है, क्योंकि वो आप खुद ही पे कर रहे हैं, ठीक है। उसको देने के बाद जो इनकम आपके पास बच जाती है उसी को पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है, ठीक है। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो था डिडक्शन, या फिर पर्सनल इनकम में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? हाउस होल्ड की सेविंग होती है, ठीक है, जो हाउस होल्ड या इंडिविजुअल सेव करता है, प्लस हाउस होल्ड कंजम्पशन, ठीक है। आपकी जो इनकम होती है कुछ पार्ट उसका आप सेविंग में डाल देते हैं, कुछ पार्ट आप कंजम्पशन पर्पज़ के लिए रखते हैं, इन दोनों का, ठीक है, इनकम किसके बराबर होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सेविंग प्लस कंजम्पशन आप कह सकते हैं। तो यही होता है डिस्पोजेबल इनकम। तो गाइज हमने सारे कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स।
तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इस वीडियो को, और लास्ट वाली वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार ये समझ आ जाए तो आप समझ लीजिए कि पूरी इकानमी आपके ग्रिप में है। तो चलिए गाइस, कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं, वह यहाँ से आपके पॉइंट्स और भी क्लियर होंगे। तो डिफरेंस हम लेते हैं पहले नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम का। ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। जो नेशनल इनकम होती है वो इंक्लूड करती है दोनों, किसको, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के, यानी कि जो पब्लिक की और प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम है टोटल है, उन दोनों को इंक्लूड करती है नेशनल इनकम। ठीक है, एज ए इकॉनमी होल की बात करती है। देन प्राइवेट इनकम क्या करती है, वो इंक्लूड करती है सिर्फ इनकम प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाली सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से जो इनकम अक्रू होती है उसी को इंक्लूड करती है, बट नेशनल दोनों को इंक्लूड करती है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो। पहला डिफरेंस ये आ गया। देन नेक्स्ट आपका डिफरेंस है, जो नेशनल इनकम है वो इंक्लूड करती है किसको, फैक्ट्री इनकम्स को। फैक्ट्री इनकम्स जो हमने पढ़े हैं बार बार, रेंट, इंटरेस्ट प्लस वेजेस, प्रॉफिट वगैरह, जो भी इनकम वहाँ से जनरेट होती है या अर्न की जाती है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा, तो उसको इंक्लूड करा जाता है नेशनल इनकम में। तो ये इंक्लूड नहीं करती है किसी भी काइंड ऑफ ट्रांसफ़र, जैसे कि ट्रांसफ़र चाहे गवर्नमेंट से हो या फॉरेन से हो, ये ट्रांसफ़र नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, ये सिर्फ आपके प्राइवेट इनकम में ही इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, प्राइवेट इनकम में करंट ट्रांसफ़र्स और प्राइवेट इनकम आपका दोनों इंक्लूड करता है, चाहे वो फैक्ट्री इनकम्स हो या फिर ट्रांसफ़र्स हो, दोनों से, गवर्नमेंट से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, करंट ट्रांसफ़र्स वही हो गया जो आपको एज ए स्कॉलरशिप मिलता है, या फिर ओल्ड एज पेंशन मिलती है, या फिर विडो एड मिलता है। इसमें आप पेंशन को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि पेंशन क्या होता है, जो पास्ट में आपने सर्विसेज रेंडर की है उसका ही वो आपको इनकम है, उसी की पेमेंट है, वो आपकी पास्ट की सेविंग है जो आपने अपने लाइफ टाइम में करा हुआ है। ठीक है, सर्विस ऑलरेडी उसके लिए आप प्रोवाइड कर चुके हैं। इसमें सिर्फ विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप्स को ही इंक्लूड कर सकते हो आप ट्रांसफ़र पेमेंट्स में। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो बाहर से आपको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं या आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स भेजते हैं, वो आपका प्राइवेट इनकम का पार्ट बन जाता है, जिनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्ट्री इनकम्स की ही बात होती है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है नेशनल डेट पे, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करा जाता है नेशनल इनकम में, बट इंक्लूड किया जाता है प्राइवेट इनकम में। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या होता है, वही जो मान लीजिए NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या फिर ट्रेजरी बिल्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आपको ट्रेजरी बिल्स देती है, ठीक है, और बदले में आपको बोलते हैं कि आप इतने साल तक सेविंग करिएगा, इसमें हम इतना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देंगे एनुअल। ठीक है, तो वो जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है, उसी को नेशनल डेट कहते हैं। और उस पर आपको जो आप सेविंग करी है आपने, उसमें उससे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसी को इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट कहा जाता है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, वो इंक्लूड होती है प्राइवेट इनकम में। तो गाइस, ये था डिफरेंस प्राइवेट और नेशनल इनकम की। अब हम बात करेंगे, ठीक है, प्राइवेट इनकम एंड फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इनके बीच का डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, प्राइवेट इनकम जो होती है वो नेशनल कंसेप्ट है। ठीक है, ये इंक्लूड करती है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करती है डोमेस्टिक इनकम के अलावा। लेकिन जो फैक्ट्री इनकम फ्रॉम NDP अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर है, वो सिर्फ किसको लेती है, डोमेस्टिक कंसेप्ट की ही बात करती है, और ये इंक्लूड करती है डोमेस्टिक इनकम को ही। ठीक है, ये नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं करती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। प्राइवेट इनकम इंक्लूड करती है फैक्टर पेमेंट्स को और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इंक्लूड करती है। फैक्टर पेमेंट्स वही आ गई जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्न की जाती है
इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ट्रांसफ़र पेमेंट जो गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एड मिलती है, वन साइडेड पेमेंट होती है, स्कॉलरशिप, विडो एड एंड ओल्ड एज पेंशन। तो ये प्राइवेट इनकम में आती हैं। लेकिन जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर है, वो सिर्फ इंक्लूड करती है फैक्टर पेमेंट्स को ही। फैक्टर पेमेंट्स वही जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्न की जाती हैं। और प्राइवेट इनकम इंक्लूड करती है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को ही, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, जो आपने गवर्नमेंट को डेट दिया हुआ है उस पर जो आपका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। वो आपकी प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होती है। लेकिन ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड नहीं होती है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज़ पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पर्सनल इनकम जो है वो क्या है, कंसेप्ट है रिलेटेड टू रिसिप्ट्स ऑफ इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम जितनी भी रिसिप्ट्स हैं इनकम की जो एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड को मिलती है, ठीक है, ये उसका कंसेप्ट है। जबकि नेशनल इनकम कंसेप्ट है किसके रिलेटेड, जनरेशन ऑफ इनकम। नेशनल इनकम में किसकी बात होती है, जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम क्या होती है, इसमें इनकम को जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि आपको सर्विसेज देनी पड़ती हैं और गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट है वो जनरेशन ऑफ इनकम है। बट पर्सनल इनकम किसी भी सोर्स से आ सकता है, वो रिसिप्ट है सिंपली इनकम की, जो आपको चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो फ्रॉम गवर्नमेंट से, वो पर्सनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, ये आप जनरेट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। जो इनकम होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो अक्रू होती है गवर्नमेंट को, वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो किसकी पार्ट होती है, नेशनल इनकम की ही पार्ट होती है, ना कि पर्सनल इनकम की। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेशनल इनकम कंप्राइज होती है फैक्ट्री इनकम की ही, ठीक है, इसमें सिर्फ फैक्ट्री इनकम्स को ही लिया जाता है नेशनल इनकम में, जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्न की जाती है। जबकि पर्सनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं दोनों फैक्ट्री इनकम्स को भी और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को भी, जैसे हमने ऊपर बात करी थी। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। कॉरपोरेट सेविंग और कॉरपोरेशन टैक्स वो इंटीग्रल पार्ट हैं किसके, नेशनल इनकम के, यानी कि जो कॉरपोरेशन की जो सेविंग्स हैं और कॉरपोरेशन टैक्स है वो नेशनल इनकम में ही आता है, यानी कि कंट्री के पास आ जाता है, यानी कि कंट्री की नेशनल की इनकम है, लेकिन उसको पर्सनल इनकम में आप इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। जो इंटरेस्ट है नेशनल डेट पे इंटरेस्ट मिलता है वो कंपोनेंट है किसका, पर्सनल इनकम का, ठीक है, क्योंकि वो नेशन के पास नहीं होता है बल्कि कंट्री आपको इंटरेस्ट ऑन डेट देती है और वो आपका पर्सनल इनकम का ही पार्ट बन जाता है, लेकिन उसको नेशनल इनकम में एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, हमारा नेशनल इनकम हुआ ख़त्म इसी के साथ। तो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है और इंडिया में किस मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और मेजर किया जाता है, वो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।